फिजिकल ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे हम लोग। फिजिकल ज्योग्राफी को देखा जाए तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है जियोमॉर्फोलॉजी, एक है एटमॉस्फेयर, तीसरा है ओशनोग्राफी। मतलब लैंड हो गया, हवा हो गई, पानी। ठीक, यही चीज़ है ज्योग्राफी में। ज़मीन पढ़ना है, पानी पढ़ना है और हवा पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग ज़मीन से शुरू करेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी से। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि सबसे पहले जो यूनिवर्स था उसकी ओरिजिन जब हुआ तो पता है, एक छोटा सा डॉट था, वो फिर फटा तो बिग बैंग थ्योरी जब हुआ। बिग बैंग थ्योरी कब हुआ? 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। ये बी वाई ए जो लिखा है दैट इज बिलियन ईयर्स अगो। अच्छा, एक चीज़ ये भी, ये पूरा जो है नोट्स फॉर्मेट में है भाई, एंड इसमें लगभग लगभग सब कुछ इन्फॉर्मेशन है जितनी एनसीईआरटी वगैरह में दी हुई है। तो लेकिन हाँ, ये उसके लिए लेक्चर है जिसने भाई पहले पढ़ रखी है ज्योग्राफी। यहीं से सब कुछ समझना चाहोगे तो वो बड़ी दिक्कत होगी। और बहुत सारी चीज़ें इसमें छोटी छोटी चीज़ें नहीं लिखी होंगी जो कि बहुत ऑब्वियस है और जिसको मतलब जो एक्सपेक्ट किया जाता है एक स्टूडेंट से कि उसको आनी चाहिए। ठीक है, बाकी रिविजन के लिए मोस्टली तो उसी पर्पज से देखना है। ऐसा नहीं कि इसको बैठ के अब लेके समझने की कोशिश कर रहे हैं इससे एकदम बेसिक से। बेसिक से तो भाई हो सकता है समझ में भी आ जाए, वो आपका टैलेंट और मेरे टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। बीबीटी जो बिग बैंग थ्योरी था वो 13.7 बिलियन ईयर्स अगो हुआ। उससे क्या हुआ? यूनिवर्स एक्सपैंड करने लगा। यूनिवर्स आज भी एक्सपैंड कर रहा है, देयर इज एन एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी होती है। और ये एविडेंस जो है ये एडविन हबल ने 1920 के अंदर दिया था। ठीक है, दूसरा एविडेंस एक और हम लोग को देखने को मिलता है। जब हम लोग साइंस इन टेक पढ़ते हैं तब हम लोग को पता चलता है कि जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड जो होता है सीएमबी वेव्स, ठीक है, उसके जो थर्मल रेडिएशन के लेफ्ट ओवर होते हैं जो आफ्टर बिग बैंग वो डिटेक्ट हो रहे हैं। तो उससे भी हम लोग को पता चलता है कि यूनिवर्स हमारा एक्सपैंड कर रहा है। ये बस नेम ड्रॉप के लिए कहीं लिखने को आ गया, या फिर हो सकता है कहीं अगर टिक मार्क करने को आ गया तो अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या हुआ कि डेंसिटी डिफरेंसेस की वजह से जो ग्रेविटेशनल डेंसिटी डिफरेंस था, तो अलग अलग ग्रेविटी में भी डिफरेंस आया, ग्रेविटी में डिफरेंस आया, तो फिर चीज़ें अपने आप इधर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगी। उसकी वजह से ये गोल 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 अलग अलग प्लैनेट्स बन गए। ठीक है, स्फेरिकल फॉर्म में। ठीक है, अब एक लाइट ईयर भाई कितना किलोमीटर होता है? लाइट ईयर है, वैसे तो देखा जाए तो ईयर आ रहा है टर्म तो लग रहा हो सकता है कि ये टाइम की यूनिट है, लेकिन ये है डिस्टेंस की यूनिट। कितना होता है 1 लाइट ईयर? 9.5 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर्स। ठीक है, और सन से अर्थ के बीच में कितनी डिस्टेंस है? 8.331311 मिनट्स। ठीक है, लाइट ईयर के टर्म्स में अगर देखा जाए तो अर्थ्स ओरिजिन फ्रॉम गैसेस, मतलब ऐसा कहा गया है कि जब ये बिग बैंग हुआ तो बहुत सारी गैस हुई। यही गैस फिर धीरे 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 एक तरफ आई, आपस में जुड़ने लगी वो डेंसिटी डिफरेंस और ग्रेविटेशनल डिफरेंसेस की वजह से। ठीक है, उस फिर वही धीरे 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 जाके बाद में एक तरह से क्या वही जो गैस थी उसी से अर्थ का ओरिजिन हुआ। और ये थ्योरी दी थी हमारे ओ स्मिथ साहब ने। अब तक दो नाम आ चुके हैं, एक आ गया एडविन हबल का जिसने बीबीटी एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी दी थी, और ये दूसरा नाम आ गया है हमारा ओ स्मिथ का। ठीक, नेक्स्ट क्या है? जो लिथोस्फीयर का एवोल्यूशन है, ठीक है, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन डेंसिटीज। मतलब अर्थ बना तो अर्थ में अब अपने को एक लैंड भी तो चाहिए, तो वो लैंड का कैसे बना? वो भी डेंसिटी डिफरेंसेस की वजह से ही बना। और कहा जाता है कि जो अर्थ का जो लैंड और पानी का जो रेशियो 1:3 का है, लगभग 75% वाटर है और 15% अब 25% लैंड है। वो 25% लैंड है कितना? 1500 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और अब एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन कैसे हुआ? एटमॉस्फेयर का कहा जाता है कि एटमॉस्फेयर जो अपना ओरिजिनल एटमॉस्फेयर था, जो मतलब प्राइमरी एटमॉस्फेयर था, वो गायब हुआ। फिर जो गैसेस थी उनकी डीगैसिंग हुई। उसके बाद फिर फोटोसिंथेसिस होना शुरू हुई। जब फोटोसिंथेसिस हुई तब धीरे धीरे फिर प्लांट्स ने और ऑर्गेनिजम्स आए, तब फिर धीरे धीरे अपने एटमॉस्फेयर अपना बनना शुरू हुआ। ठीक है, और एक बात और ये भी है कि जैसे जैसे अर्थ अपनी रोटेट करती है उसी के साथ साथ अपना एटमॉस्फेयर भी रोटेट करता है ना? वरना तो ऐसा होता है कि इंसान हवा में से लटक जाता, अर्थ घूमती, इंडिया, फिर इंसान इंडिया से जापान पहुंच जाता, इंडिया से यूएस पहुंच जाता। ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि अर्थ के साथ एटमॉस्फेयर भी मूव कर रहा है, इसलिए प्लेन में उड़ के एक दूसरी जगह जाना पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट क्या लिखा है कि अब अर्थ में इतने सारे कॉन्टिनेंट्स बने। ठीक है, वो लॉरेशिया था, है ना, गोंडवाना लैंड था,
पेंजिया था ओशन, पेंजिया जो एक कॉमन लैंड मास था, ठीक है, उन सबसे धीरे धीरे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बने। अपने 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, सबको पता है, ठीक है। कौन कौन से हैं? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात ये बताओ भाई कि एंटार्क्टिका में भी खूब बर्फ है ना, आर्कटिक वाले एरिया में भी खूब बर्फ है। तो एंटार्क्टिका को कॉन्टिनेंट बोलते हैं लेकिन आर्कटिक को कॉन्टिनेंट नहीं बोलते हैं, ऐसा क्यों? सोच लो। सोच पाए तो बहुत बढ़िया, नहीं सोच पाए तो हम लोग कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन देखेंगे। कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन क्या कहती है? ये कहती है कि एक ऐसा लैंडमास, बड़ा लैंडमास जो कि चारों तरफ से वाटर से घिरा हो, ठीक है। तो अपना एंटार्क्टिका जो था वो था कि एक जो प्रॉपर पूरा लैंडमास था, वहां से एक पार्ट टूट कर लैंड का साउथ पोल की तरफ चला गया, और क्योंकि वहां इतनी ठंडी थी उसके ऊपर बर्फ गिर गई, तो वहां पे एंटार्क्टिका बन गया। एक लैंडमास के ऊपर खूब बर्फ गिरी। आर्कटिक में जो बर्फ है वो किस लिए है? वहां पे कोई लैंडमास नहीं है, वो बर्फ जम गई है, जो पानी है वो जम गया है, इसकी वजह से वहां पे बर्फ जम गई है। तो वो लैंडमास नहीं है, वो एक तरह से आइस, सब कुछ मेल्ट हो जाएगा तो वहां पे पानी पानी बचेगा, ठीक है। इसलिए वो एक कॉन्टिनेंट नहीं है, आर्कटिका, एंटार्क्टिका एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अब अगर हम लोग हाइट के मामले में बात करें कि कॉन्टिनेंट्स की हाइट, मतलब अगर सी लेवल से कॉन्टिनेंट की हाइट देखा जाए तो उसमें सबसे ऊपर आएगा हमारा एंटार्क्टिका, ठीक है। पीक की बात नहीं हो रही, पीक में तो फिर अपना एशिया आ जाएगा क्योंकि माउंट एवरेस्ट है ना, नेपाल में। और अगर साइज की बात में हम लोग करें तो साइज तो पता ही है, एशिया का सबसे बड़ा है। लेकिन अगर जैसे कभी कभी कंफ्यूज जाती है कि एंटार्क्टिका बड़ा है कि यूरोप बड़ा है, तो एंटार्क्टिका बड़ा है, ये पता होना चाहिए। पॉपुलेशन की अगर बात हो रही है कभी कभी, तो अफ्रीका और यूरोप में कंफ्यूजन हो सकती है कि ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि अफ्रीका की पॉपुलेशन यूरोप से ज़्यादा है। ऐसे भी देखा जाए तो नाइजीरिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना, तो उस तरह से हम लोग देख सकते हैं, ठीक। अब एक वाटर बॉडी होती है गल्फ और बे, है ना, हम लोग को पता है। तो जो अगर हम लोग जो माउथ होता है उस स्ट्रक्चर का, अगर वो माउथ बहुत बड़ा है तो वो हो जाएगा बे, जैसे कि बे ऑफ बंगाल। और अगर माउथ छोटा है जैसे कि हम लोग गल्फ ऑफ मेक्सिको में देखते हैं तो उसको बोलेंगे गल्फ, ठीक है। ये हो गई साइड वाली चीज़ है। अब अपनी बिग बैंग थ्योरी हुई 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। उसके बाद स्टार्स बनना शुरू हुए कब? 5 से 6 बिलियन ईयर्स अगो। फिर प्लैनेट्स बनना शुरू हुए 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। फिर अपना मून बना 4.44 बिलियन ईयर्स अगो। फिर अर्थ पे आई लाइफ 3.8 बिलियन ईयर्स अगो। लाइफ ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म में। फिर फोटोसिंथेसिस शुरू हुई लगभग 2.5 से 3 बिलियन ईयर्स अगो। फिर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में इतने जब बिलियन ऑफ ईयर्स, आधे बिलियन ईयर्स तक जब खूब फोटोसिंथेसिस हुई, ऑक्सीजन आया एटमॉस्फेयर में, तब फिर लगभग 2 बिलियन ईयर अगो खूब सारा ऑक्सीजन अब रहने लायक आ गया था, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक। नेक्स्ट क्या है? जितने भी ये प्लैनेट्स हैं, डेंसेस्ट अर्थ जो है उसमें से सबसे ज़्यादा डेंस प्लैनेट है। और अगर हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में बात करें तो सबसे ज़्यादा अर्थ है, फिर वीनस है, फिर मार्स है, ठीक। कंफ्यूजन हो सकती है कि हो सकता है मार्स है कि वीनस है, ईवीएम उसको याद कर लेना, अर्थ सबसे ज़्यादा, फिर वीनस और फिर मार्स, ठीक है। अर्थ का जो मैग्नेटिक इक्वेटर है, जो नॉर्थ वाला मैग्नेटिक इक्वेटर है, वो कनाडा के पास से पास होता है, और इंडिया के थम्बा जो है, थम्बा जो चेन्नई के पास जगह है वहां से निकलता है, ठीक है। डायमीटर की अगर हम लोग बात करें अर्थ और मार्स में, मंगल ग्रह में, तो अर्थ भाई बड़ा है, डायमीटर अर्थ का बड़ा है, ठीक है। एल्बिडो की बात करें अगर हम लोग, तो मर्क्यूरी का बड़ा होगा भाई, मर्क्यूरी का कम होगा। अर्थ की एल्बिडो भी ज़्यादा है। अर्थ की एल्बिडो ज़्यादा क्यों है? क्योंकि स्नो कैप्स है ना बहुत सारे, स्नो कैप होने से क्या होता है कि वो रिफ्लेक्ट करती है सनलाइट को, इसलिए अर्थ का एल्बिडो भी ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ये हो गया। अब हम लोग समझ लेते हैं ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब हो गया लेटा हुआ, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन से लेटी हुई, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उनको कहते हैं लैटिट्यूड। कितनी लैटिट्यूड्स हैं टोटल अर्थ पे? 181। कैसे? 1 से लेकर 90 तक हो गई, ठीक। दूसरी तरफ 1 से लेकर 90 तक हुई तो 90 और 90 कितनी हो गई? 180 हो गई। और एक 0 डिग्री इक्वेटर भी तो है, तो वो 181 हो गई, ठीक। लैटिट्यूडनल लाइंस अगर कोई पूछ ले तो कितनी है, तो वो आएगी 179, दो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि जो हमारा पोल है,
पोल पे वो लाइन थोड़ी ना है, वो तो एक डॉट है ना। दोनों नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे लाइन नहीं है, वो है एक लैटिट्यूड लेकिन एक लाइन नहीं है, तो इसलिए वो डॉट है, इसलिए उसको लैटिट्यूडल लाइन्स में कंसिडर नहीं करेंगे, इसलिए वो लाइन्स जो होंगी वो 179 होंगी। लॉन्गिट्यूड्स कितनी है हमारी, 360 है, तो लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स कितनी होंगी, वो भी 360 होंगी, इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ठीक, दो लैटिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है, वो 111 किलोमीटर होती है, पता होना चाहिए। ठीक है, अब जो इंटरनेशनल डेटलाइन वाला जो कंसेप्ट है वो 1884 में आया था, लेकिन इसको कोई भी लीगल इंटरनेशनल स्टेटस नहीं मिला है। ठीक है, ये इंटरनेशनल डेटलाइन कहाँ से पास होती है, ये जो अलास्का वाला एरिया और जो रशिया का फार ईस्ट वाला पार्ट है, बेरिंग स्टेट से पास होती है, और उसको इस तरह से डिवाइड किया, और ऐसा नहीं कि वो स्ट्रेट लाइन है, वो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, ताकि एक कंट्री में एक कंट्री एक तरफ आए, दूसरी कंट्री दूसरी तरफ है, उस तरह से है। ठीक है, इसलिए उसको बनाया गया है, वो एक बार मैप पे देख लेना भाई, बहुत सही चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ना, इंटरेस्ट अगर हो, नहीं हो तो इतने से भी काम चल जाएगा। ठीक है, अब मान लो इंसान को, किसको, ये है आदमी, उसको जाना है यूएसए से जापान। ठीक है, जापान को हम लोग क्या बोलते हैं, अब अगर हम लोग इंटरनेशनल जो डेट लाइन है, ठीक है, उसको अगर हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट रखें और वो ईस्ट में लाई करता है, ठीक है, ईस्ट मतलब एकदम राइट हैंड साइड पे लाई करता है, तो हम लोग को ये पता है सन जो है वो राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, सन उधर से ही राइज करेगा, जब उधर से राइज करेगा और उस राइट से हम लोग ईस्ट से वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे या राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे, तो पहला जो इंपॉर्टेंट देश आएगा वो आता है जापान। इसीलिए जापान को बोलते हैं लैंड ऑफ द राइजिंग सन। ठीक है, लैंड ऑफ द राइजिंग सन जापान को इसलिए बोलते हैं। तो मान लो पहले मतलब वहाँ पे दिन हुआ, फिर करते 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 फिर इंसान एक कोने से दूसरा कोना कौन सा है, यूएसए का है, तो जापान से इंसान यूएसए पहुंच गया। ठीक है, लेकिन वही अगर यूएसए से, ठीक है, अब अर्थ तो पूरा एक ग्लोब है ना, तो मतलब अगर जापान राइट एंड पर लाई कर रहा है और यूएसए अगर लेफ्ट एंड पर लाई कर रहा है, तो अगर हम लोग एक उसको घुमा दें, तो इंटरनेशनल डेट लाइन के लेफ्ट में आ जाएगा जापान और राइट में आ जाएगा यूएसए। ठीक, और राइट तो कर रहा है सन उधर से ही, मतलब राइट से ही लाई कर रहा है, तो अगर कोई इंसान यूएस से चला जाएगा जापान, ठीक है, मतलब एक दिन वो पहले चला जाएगा, तो उसका जीवन में एक दिन कम हो जाएगा, क्योंकि वहां तो एक दिन पहले सुबह हो चुकी है ना। ठीक है, एक बार इस इंफॉर्मेशन को सोचो, समझो और ग्रास्प करने की कोशिश करो। ठीक है, मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन से अगर कोई राइट से लेफ्ट क्रॉस करके आ रहा है, तब उसका एक दिन जीवन का खत्म हो जाएगा। ठीक है, वही मान लो किसी को दो दो बार न्यू ईयर मनाना है, तो क्या कर सकता है इंसान, एक बार जापान में न्यू ईयर मनाए और फ्लाइट लेके चला जाए यूएस से, वहां पर रात में फिर जाके न्यू ईयर मनाए, क्योंकि वहां पे उसको एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब जो अपना सन और अर्थ होता है, ठीक है, अर्थ पे बहुत सारी लाइन बनी हुई हैं, जो लैटिट्यूड है उसमें से मेन लैटिट्यूड तो सब लगा मतलब होल नंबर्स वाली हैं। इंपॉर्टेंट जो लैटिट्यूड दो आती हैं वो होती हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और साउथ वाले को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न। ठीक है, तो इन दोनों, ये जो लाइंस हैं, इन दोनों के बीच में ही जो है सन जो है अपना सूरज, वो ओवरहेड रोशनी देता है, इसके ऊपर फिर स्लांटिंग रेज आती है। तो सन का जो मूवमेंट होता है ट्रॉपिक्स पे, वो कैसे होता है कि हमारा 22 दिसंबर को मान लो, 22 दिसंबर को सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न मतलब साउथ वाले पे डायरेक्ट लग रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से सन ऊपर जाएगा इक्वेटर पर, कब पहुंचेगा इक्वेटर पर, 21 से 22 मार्च के बीच में। ठीक, फिर आगे बढ़ेगा, फिर अपना 22 या 21 जून के आसपास कहाँ सन पहुंच जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, फिर वहां से वापस आएगा इक्वेटर पर, कब, 21 से 22 सितंबर के बीच में, फिर वापस कहाँ जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, कब, 22 दिसंबर को। तो ये है सन की साइकिल, और इसी ट्रॉपिक्स के बीच में सन चलता रहता है, इसीलिए इसी ट्रॉपिक्स के बीच में सन ओवर हेड रहता है किसी भी प्लेस पे। इसके ऊपर क्या होता है, वहाँ पे स्लांटिंग रेज आने लगती हैं। ठीक है, तो वही जब जून और दिसंबर में जब सन ट्रॉपिक्स पर लाई करता है या ट्रॉपिक के ऊपर जब अपनी रोशनी डालता है डायरेक्टली, तब उसको बोलते हैं सोलिस्टिस। ठीक है, और सितंबर और मार्च वाले को इक्विनॉक्स बोलते हैं। ठीक, अब जो अर्थ पे जो सीजन्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो लेंथ और नाइट के
समय में जो वेरिएशन होता है, कभी दिन बड़ा, कभी रात बड़ी, है ना? वो जो होता है या सीज़न्स जो कॉज़ होते हैं उसके 2 कारण हैं, एक है रिवॉल्यूशन, दूसरा है अर्थ का टिल्ट एक्सिस, ठीक?